हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार MES स्टडी पर। और आज हम क्लास देखेंगे भारतीय कृषि की। हम लोग को पता है कि RO हो, चाहे वो लोअर PCS का एग्ज़ाम हो या PCS का हो, भारतीय कृषि से अगर हम ओवरऑल जोड़ें तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अमूमन लोगों के पास इसका प्रॉपर मटेरियल नहीं होता है, तो वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं या कई इम्पोर्टेंट चीज़ें उनसे छूट जाती हैं। तो ये एक नोट्स है, हाँ, जो शिव कुमार सर की है, वो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि ये नोट्स तो वैसे कई पेजेस की हैं, लेकिन मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। ठीक है, तो आप उसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें सबसे पहले है भारतीय कृषि। ठीक है, भारतीय कृषि आपको पता है, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका GDP में योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, तब कितना योगदान था, तो 55.40। ये एग्जैक्ट वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, 55 ही रहेगा, लेकिन पॉइंट में चेंज करके देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और 2013, 14, 16, 17 ये तो GVA आप लोगों को पता होगा। GVA होता है ग्रास वैल्यू एडेड। ठीक है, GVA क्या होता है? ग्रास वैल्यू एडेड। अगर आपसे ये GVA का बता दिए, बाकी इकोनॉमिक्स की क्लास में ये डिटेल में समझाया जाएगा क्या है। ठीक है, अब देखिए कि जो भारतीय संगणना हुई सर्वप्रथम, ये 1970-71 में शुरू हुई और तब से प्रत्येक 5 वर्ष पे, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, तो सब वही 10 वर्ष सोच के रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और जो 2010-11 है, इसमें 9वीं जनगणना होगी। ठीक है, 9वीं हुई, और ऐसे ही आप कहेंगे कि 15-16 है ना, उसमें हो जाएगी आपकी 10वीं। ठीक है, ये नोट्स पुरानी है थोड़ी सी, लेकिन इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं अपडेट आपको करा दूंगा। जैसे ये GVA की बात है, तो अगर हम 2019-20 की बात करें, 2019-20 की बात करें, तो 2019-20 में जो आपका GVA है, ये नोट कर लीजिएगा। GVA आपका कितना है? अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये था 13.9। कितना था? 13.9%। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का था। ठीक है, इसका इतना रोल था। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी इसका कंपैरेटिव आ जाता है कि तुलना पूछ लेते हैं कि सर्विस सेक्टर का कितना रोल रहा है, और तो उस कंपैरिजन में मैं बता दूं कि आपका एग्रीकल्चर में तो इतना हो गया, सबसे ज़्यादा आपका सर्विस में रहता है। ठीक है, सर्विस में आपका कितना था? सर्विस का आपका GVA में योगदान था 57.8%। ठीक है, कितना? 58.8%, 57.8%। जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है उद्योग। ठीक है, इंडस्ट्री आपका ये है 28.3%। ठीक है, और थर्ड नंबर पे लोग एग्रीकल्चर लगाते हैं, लेकिन थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है? थर्ड नंबर पे जो विनिर्माण आता है वो होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना होता है? वो होता है 15.4%। और इसके बाद आपका एग्रीकल्चर आता है, जो कि आपका मैंने बताया 13.9। तो ये याद रखिएगा, ये आ सकता है। एक तो पहला जो कि 55 ये था 55.40, और दूसरा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको याद है कि 15-16 में हो जाएगा 10वीं जनगणना। ठीक है, कृषि संगणना। और इसके बाद जो है अब इसका कृषि मंत्रालय का नाम जो चेंज हुआ है, ये भी पता है आपको, कृषि एवं कल्याण। ठीक है, अब ये भी कभी कभी आता है मिलान करने के लिए, स्पेशली इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है ये 3 में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर से जो कम होते हैं उनको सीमांत जोत कहते हैं। अब कोई कहे 1 हेक्टेयर कितने को कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर में होता है 3.95
3.95 बीघा। ठीक है, ठीक, तो ये इतना याद रखिएगा। और लघु जोत जो होता है, सीमांत यानी सीमा का अंत, तो 1 हेक्टेयर से भी जिसका कम हो जाए तो वो कह देंगे सीमांत। लघु जोत कहेंगे जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हो। अर्ध मध्यम जोत कहेंगे जो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच हो। ठीक है, तो अभी जो शुरू में स्कीम आई थी किसान सम्मान योजना, उसमें यही था कि सीमांत जोत और लघु जोत के जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको फ़ायदा होता है। हालांकि बाद में ये बढ़ा दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत, 1 से 2 के बीच में लघु जोत और 2 से 4 होते हैं अर्ध मध्यम जोत। ठीक है, मध्यम कहते हैं 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत कहते हैं अगर 10 हेक्टेयर से अधिक है तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2011 जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो आपके सीमांत जोत के जो काश्तकार हैं, किसान हैं, ये लगभग हैं 67.04%। ठीक है, और जो इसमें आपका लघु जोत जो है वो आपका है 17.39%। कितना है? 17.93%। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो हैं वो बहुत कम परसेंटेज हैं। सीमांत जोत का 67.04% और जो लघु जोत है ये आप लगभग 18% याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद, ठीक है, ये औसत आकार दिए हैं। ये तो दिए थे कि मैक्सिमम कितना है। ठीक है, मैक्सिमम सीमांत जोत जो इसके अंदर आएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो जो सीमांत जोत के जो किसान होते हैं उनका जो है कितना होता है आपका 0.93 हेक्टेयर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 बीघे के आसपास। ठीक है, और जो लघु जोत होता है उनका 1.4 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो ऐसे है बाकी सब। ठीक है, तो मेन यही दोनों इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप 3 याद करके चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे है कृषि का प्रकार। देखिए इसमें कृषि का प्रकार कभी कभी आता है, इसमें पढ़ तो सब लेना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें मेन 3 आप समझिए। ठीक है, नंबर 1 है मिश्रित खेती और एक है मिश्रित कृषि। ये दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, ये है खेती और ये है कृषि। ठीक है, खेती और कृषि में क्या अंतर? ये फार्मिंग है जिसमें पशुपालन भी किया जाता है। यही चीज़ आता है, पूछते हैं कि देखिए ये जो फार्मिंग है इसमें पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, पशुपालन करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, फार्मर आपको पता है ना। और जो मिश्रित कृषि है जिसमें क्रॉप तो एक साथ एक से अधिक फसल उगाई जाती है, तो इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इस पर आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होगा तो 1 मार्क्स आपका गलत हो जाएगा। इसमें सीधी सी बात है, अगर मिश्रित खेती आएगी, ठीक है, मिश्रित खेती आएगी, मिक्स्ड फार्मिंग आप इंग्लिश लिखा रहता है ना, इंग्लिश वर्जन उसे भी देख लीजिएगा। मिक्स्ड फार्मिंग आएगी तो हो जाएगा पशुपालन भी रहेगा। और जब मिश्रित खेती आएगी यानी क्रॉपिंग वर्ड आएगा, आपका क्रॉपिंग वर्ड आएगा, तो आप कर देंगे 1 से अधिक फसल एक साथ उगाई जाती है। जैसे आप देखते हैं गेहूं के साथ कई सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, ये तो मिक्स्ड क्रॉपिंग था। मल्टीपल क्रॉपिंग, इस साल में 3 से 4 फसलें उगाई जाती हैं, तो इसे कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इसके बाद है कंटूर क्रॉपिंग। ठीक है, इसे कभी कभी इसी नाम से दे देते हैं, नहीं तो समोच तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि अलग अलग ऊंचाइयों पर। ठीक है, अब ढाल पर समान ऊंचाई पर, हाँ, ढाल के विपरीत खेती करना, ये कहता है समोच्च खेती। ठीक है, और एक होता है अले क्रॉपिंग। क्या होता है? अले क्रॉपिंग। अले क्रॉपिंग भी आप कह सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रास्ते में उगाया जाता है। ठीक है, कृषि फसलों को गलियारे या रास्ते के बीच उगाया जाता है। और एक होता है अनुपद या रिले क्रॉपिंग जिससे कहते हैं। ये तो अले क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है। ठीक है, रिले क्रॉपिंग क्या है? इसमें पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है। ठीक है, एक फसल कटी नहीं है, दूसरी लगा दी गई। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि दोनों फसलों के बीच जो प्रतियोगिता होती है वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो दोनों जो पेड़ हैं, दोनों जो पौधे रहेंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है अफेक्टेड होगी और उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है
कि किस फसल के साथ कौन सा फसल लगाया जा रहा है। एग्जाम्पल में दिए हैं कि मूंग, मक्का, गेहूँ, आलू, ये सब इनमें आपस में कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए सभी की प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है क्रमवार कृषि या सतत कृषि, ये भी आप वही समझ सकते हैं, है ना, कि जैसे इसमें आप देख लीजिए कि जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल, है ना, शीघ्र कम क्रम में उगाना ही सतत, ठीक है, कृषि कहलाती है। जैसे मक्का की कटाई के तुरंत बाद आलू का लगाना, आलू को खोदकर तुरंत मिर्च लगाना, तो ये सतत कृषि हो जाती है। इम्पोर्टेंट इसमें मैंने कौन कौन सा बताया आप लोग को, वो ध्यान रखिएगा, वो आप कंफर्म, ठीक है। एक ये था और एक आपका ये रिले क्रॉपिंग था, ये 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं जो ऋतु के आधार पे, ठीक है, ऋतु के आधार पे फसलें हैं। ठीक है, अगर ये आप लोगों को अगर याद करने में दिक्कत होगी तो मैं एक ट्रिक का भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, उसमें आप लोग अगर जिसमें जो कन्फ्यूजिंग टर्म होते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऋतु के आधार पे। ऋतु हमें पता है कि मेन 3 प्रकार से होती है ना, 3 ऋतुएँ होती हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो इसमें दिया है ऐसा पूरे भारत में हो, ये जलवायु क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग है, तो एक ये ऑन एन एवरेज बोला गया है कि ये ऐसे फसलें होती हैं। ठीक है, पहले इस पे क्वेश्चन बनते थे, अब उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी आप देख लीजिए। रबी की फसल ये होती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि रबी मतलब सन, सूर्य, और इस समय ठंडी की फसलें होती हैं तो इनको सूर्य, है ना, एनर्जी की खासा आवश्यकता होती है। तो इसमें जैसे गेहूँ आता है, जौ आता है, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू, ये सब आता है। ठीक है, और खरीफ की फसल कब होती है, ये है चावल, ज्वार। ये समझिए जब बारिश के बाद गर्मी के बाद बारिश शुरू होती है तब की फसल है। मक्का है, मूंगफली है, कपास है। ठीक है, ये भी इस बार आया था आरू में। ठीक है, तो 2020 में। ठीक है, तो ये सब एक टर्म ये याद रहना चाहिए कि कब लगाया जाता है। ठीक है, और जायद में है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये जब आपका गर्मी पड़ता रहता है खूब तब होती है जायद की फसल। ये मार्च से जुलाई के बीच में, यानी आप कह सकते हैं कि आपका गेहूँ वगैरह जब कटता है उसके बाद की ये सारी फसलें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इतना आपको याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ होगा तो इसका स्पेसिफिक एक ट्रिक बना दिया जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम दूर कर दे। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आगे भी आपको और वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ऐसे शॉर्ट नोट्स, और आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवन चक्र के आधार पे फसलें एक वर्षीय फसलें होती हैं और 2 वर्षीय फसलें होती हैं। ठीक है, 1 वर्षीय में क्या आता है, ये आप देख लीजिए, गेहूं है, धान है, सरसों है, मूंगफली है, ठीक है, लौकी है, ये सब 1 वर्षीय है, और कुछ 2 वर्षीय। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें आता है गेहूं के बारे में। ठीक है, गेहूं जो है आपको पता है, स्पेशली ये पहले इसकी पैदावार उतनी नहीं थी, लेकिन जब 1966-67 में जब हरित क्रांति चली थी, है ना, तब गेहूं की पैदावार बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। ठीक है, तो देखते हैं गेहूं कैसी है। एक रबी की फसल है, और जो मैक्रोनी गेहूं है ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैक्रोनी गेहूं ये जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नरीन 10 जो है गेहूं की बौनेपन की प्रजाति। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा माइंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें कई है ना, इसमें कई है, लेकिन आपको सब नहीं याद रखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, आप कह लीजिए ये सोनालिका। ठीक है, इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, दूसरा ये पूसा उजाला है। ठीक है, सिंचाई की कम सुविधा के क्षेत्र में हो जाता है। और एक आप ये गिरिजा याद कर सकते हैं। ठीक है, ये गिरिजा है ना, ये 5000 फीट की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ज़रूरी है, इतना याद रखिएगा। कौन कौन सा, एक मैक्रोनी याद है। ठीक है, नारिन भी आपको याद है। इसके बाद सोनालिका बताया और गिरिजा बताया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इसमें है ट्रिटिकल। अब ट्रिटिकल जो है ये भी कई बार पूछा है, और इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैक्रोनी और नारिन 10 और ट्रिटिकल, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गेहूं और राई की ये संकर प्रजाति। ठीक है, संकर प्रजाति।
आगे चलते हैं। गेहूं के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो दोमट मिट्टी। आपको पता है दोमट मिट्टी एक जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी जो है ये ज़रूरी होती है। गेहूं की सिंचाई हेतु अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है, ताज निकलने की अवस्था, ठीक है। गेहूं में जो रोग होता है, रस्ट होता है ना, किसके कारण, कवक के कारण होता है। इसके अलावा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती है ना, क्योंकि वहाँ उपयुक्त तो दशाएँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। दक्षिणी पठार मतलब आप वही समझ लीजिए जो विंध्य का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो सल्फर होता है ये भी आता है, ठीक है। सल्फर का प्रयोग गेहूं की उत्पादकता और प्रोटीन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम का प्रयोग मैदानी भागों के लिए आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो मिट्टी होती है उसमें इसकी कमी पाई जाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो बोरान है, क्या है बोरान, इसका प्रयोग पूर्वी और सुदूर क्षेत्रों हेतु आवश्यकता है। ये सब आप सुनते जाइए, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आगे है गेहूं में क्या पाया जाता है, ग्लूटीन। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका एक बार पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। गेहूं में ग्लूटीन नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे है शुष्क भार के आधार पर गेहूं फास्फोरस की मात्रा 1%, ठीक है। फास्फोरस की कमी श्वसन क्रिया मंद कर देती है, जिससे पौधे के दाने क्या होते हैं, छोटे होने लगते हैं, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे फास्फोरस याद रखिएगा। आगे है गेहूं के अनावृत कांड रोग क्या है, कवक से होता है। ये जैसे रस्ट वाला था वैसे ये भी है। हिल बंट रोग, कौन सा है, हिल बंट रोग, ये गेहूं से संबंधित है और ये भी कवक द्वारा होता है। जो फसलों में ज़्यादातर है वो कवक द्वारा होते हैं। तो जो वायरस से होते हैं स्पेशली वो सब आप याद रखिएगा, जैसे मोज़ेक वगैरह है, ठीक है। आगे देखते हैं जो करनाल बंट है, कौन सा रोग है, करनाल बंट, ठीक है। ये गेहूं का कैंसर रोग कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ये कवक द्वारा होता है और इसका न्यूसिया इंडिका नाम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करनाल बंट आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। करनाल बंट आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इतना समझिए इम्पोर्टेंट, ठीक। आगे चलते हैं। गेहूं में सोहू रोग होता है, ये किससे होता है, तो सेहू रोग, ये नेमाटोड, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके आगे चलते हैं, अब आ गया चावल, ठीक है। गेहूं आप पढ़ लिए, गेहूं में जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अब आती है चावल की बात। चावल एक कैसी फसल है, खरीफ की फसल है ना, आपने तीनों देखा था। अब खरीफ की फसल में ये है 3 प्रकार की स्पेसिफिक जो फसलें हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की हैं जो अलग अलग टाइम पे, जैसे अमन है ना, अमन जाड़े के टाइम होता है अमन, ठीक है। अमन से आप याद कर सकते हैं जब मन न लगे, जाड़े में किसी का मन नहीं करता है, ठीक है, खेत में जाने का, ठीक है। और स्पेशली वो भी धान जैसी फसल, तो अमन जाड़े की फसल में होता है, ठीक है। और बोने का टाइम वही जून जुलाई होता है, ठीक है। उगने का समय ये जाड़े का होता है, ठीक है। और काटने का समय ये हो जाता है नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये मैंने बताया ना कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग मौसम होते हैं, उस हिसाब से आप समझिएगा, ठीक है। दूसरा है ओस या कार, ये है शरद काल से रिलेटेड। और बोरो या दलू, ये ग्रीष्म काल की, ठीक है। अगर आप केरल जाते हैं, इस साइड में जाएंगे तमिलनाडु, तो यहाँ पे आप कई जगह पे देखेंगे जहाँ साल में तीनों सीज़न में धान ही उगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये दिए हैं, याद रखिएगा, अमन, ओस और बोरो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें चावल की कई किस्में दिए हैं, तो अभी के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभी जो पूछेंगे मैं बता दूंगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें नगीना, ये धान की सूखा अवरोधी प्रजातियां हैं, क्योंकि धान को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप ये नगीना, बाला और कावेरी ये याद कर सकते हैं। कावेरी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका पूसा सुगंधा में सुगंध लगाइए। तो ये पूसा कई सारा है, ठीक है। तो इसका मैं अलग से आपको एक ट्रिक के माध्यम से नोट दूंगा, क्योंकि अभी कई में आएगा पूसा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी फसल से रिलेटेड है, ठीक है। अभी के लिए आप बस एक बार पढ़ते जाइए, बाकी जो जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी तो एक वीडियो मैं बना के उस डाल दूँगा। पूसा सुगंधा 5 जो है धान की सुगंधित फसल है, ठीक है, सुगंधित किस्म है, ठीक है। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, ठीक है, लालमती धान के अन्य किस्में हैं। और जो जैविक उर्वरक है नीलहरित शैवाल, एजोला एनाबिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया, ठीक है। एजोला एनाबिना और ये ग्रीन ब्लू एल्गी, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादक देश आपको पता है ना, सबसे उत्पादक देश
चीन और भारत है। और इसमें ये आता है कभी कभी चीन कैसा करता है, तो चीन जो है हाइब्रिड जो पैडी होता है, चावल होता है, वो करता है, ठीक है, हाइब्रिड राइस का यूज करता है। और क्षेत्रफल जो है, अगर खेती का क्षेत्रफल देखेंगे तो चीन के पास कम है, ठीक है, इंडिया के पास ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी चावल के मामले में इसकी ज़्यादा है और गेहूं भी इसका ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर भारत की बात करें तो भारत में 3 प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। गोल्डन राइस ये कई बार आपका आ चुका है, ये आप नोट करके रख लीजिएगा, ये कई बार आपका आ चुका है, ठीक है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन मीन्स विटामिन, आपका विटामिन ए कह लीजिए, कौन सा है विटामिन ए, ठीक है। तो अभी तो कम हो गया है, नहीं तो ये पहले काफ़ी बार पूछा जाता था। कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है, कई चीज़ों में पाया जाता है, और कैरोटीन मेनली सोर्स होता है विटामिन ए का, ठीक है, ये याद रखिएगा। और चावल मेन जो सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट को होता है, इसमें आप कह लीजिए 70 से 75% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। चावल में जो पाया जाता है एमाइलोज और पेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चावल में जो होने वाले प्रमुख रोग हैं वो क्या हैं, कालमिज हैं और ये सब दिए हैं, बंका टीक, झुलसा रोग आता है कान में कई, ठीक है, झुलसा रोग कई बार आता है धान से रिलेटेड। और सामारी रोग जो है ये ब्लास्ट, ये भी होता है, ब्राउन स्पॉट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ब्राउन स्पॉट के कारण ये एक बार क्वेश्चन आया था, ब्राउन स्पॉट के कारण 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्राउन स्पॉट रोधी जो किस्में हैं वो कृष्णा हैं, साबरमती हैं और IR24, ठीक है। आगे चलते हैं, जो झूठा कंडुआ रोग होता है ये कवक द्वारा होता है, फॉल्स स्मट कहते हैं, धान में होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, खैरा रोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वैसे आप लोग को पता होगा, है ना, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जिंक की कमी से होता है, ये कई बार पूछे हैं। और जिंक से एक ये भी आता है कि जो इंसुलिन पाया जाता है ना, इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है, तो वो भी जिंक ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका प्रकोप जो है कहाँ पाया जाता है, तराई वाले भागों में देखने को मिलता है, और इसका रोकथाम जो होता है वह जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 के अंतर्राष्ट्रीय फसल वर्ष के रूप में मनाया, ठीक है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आता है कई बार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि ये कहाँ पे है धान अनुसंधान, ये कई सारे शोध संस्थान आते हैं, अनुसंधान रिसर्च सेंटर आते हैं, तो ये अभी आगे आएगा, ये बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर आप लोग कहेंगे तो ट्रिक भी अलग से डाल दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लूनी धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति, ठीक है। लूनी क्या है, ये प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी है, ठीक है। चावल को धुलने या पॉलिश करने से ये भी कई बार आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हालांकि आप लोग को पता होगा। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, ठीक है। पूसा जो कितना है 1460, ब्रांड नेम ये क्या है, चावल की एक किस्म है, ठीक है। बासमती चावल जो है इसका उत्पादन सबसे अधिक उत्तराखंड में होता है, ठीक है। और बासमती से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि इसके लिए क्या मतलब कंडीशन क्या होती है, तो वो जो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दियरा भूमि क्षेत्र होती है नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है, दियरा भूमि कहते हैं, और जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। दियरा आप ऐसा समझिए एक खादर और एक बांगर मिट्टी होती है, तो आप वही समझ लीजिए कि खादर और बांगर में, ठीक है, बांगर होता है जहाँ पे हर साल पानी नहीं पहुँच पाता है, और खादर जो होता है खादर ही समझिए दियरा भूमि है। क्या है, खादर, आप लोग जानते होंगे ना, खादर होता है जहाँ पानी प्रतिवर्ष पहुँच जाता है, ठीक है, बाढ़ का पानी, तो यहाँ मिट्टी नहीं रहती है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। रेणु उच्च भूमियों के लिए उपयुक्त धान की किस्म, ठीक है। अब केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान ये कहाँ है, देखिए 2 आता है, एक आता है ये उपोष्ण है, क्या है उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण है, और एक है शीतोष्ण, तो उपोष्ण यहाँ है, शीतोष्ण कहेंगे तो शीतोष्ण है श्रीनगर में, ठीक है, कहाँ है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मक्का आ गया, क्या आ गया, मक्के की खेती क्या होता है, पूरे वर्ष भर होता है, ये पता है ना। इसके अलावा इसका प्रयोग
देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो तो होता है आपका अमेरिका में, है ना, यूएसए में, ठीक है। लेकिन यूएसए होता है, सेकंड पे आता है आपका चाइना, ठीक है, सेकंड पे चाइना आता है। लेकिन इसका यूज वो लोग जो है खाने के रूप में नहीं करते हैं। जो मेन खाने के रूप में करते हैं वो अफ्रीका वाले करते हैं, ठीक है। और अमूमन इसका यूज जैव ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो यहाँ 3 प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ सर्वाधिक उत्पादकता होती है इसकी। और मक्के में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 80%, ठीक है, यानी कि चावल और गेहूँ दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मक्का में फूल जो है एक लिंगीय होता है, ठीक है। और मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, ये कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ज़्यादातर शोध संस्थान भी आता है इससे रिलेटेड, और गेहूं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, धान से, लेकिन ये सब भी आप याद रखिए, ठीक है। दक्षिण भारत में मक्के की बुआई अप्रैल तथा अक्टूबर में होती है, ठीक है। और इसके अलावा रबी में मक्के की खेती बिहार में होती है, ठीक है। यहाँ पर मक्के की किस्म जो है वो लक्ष्मी उगाई जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ये मक्के की प्रजाति है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मक्के की उत्पत्ति स्थल दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ये अमेरिका होना चाहिए, ठीक है, ब्राज़ील के आसपास, ये अमेरिका होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं। ये C4 पौधा है, कैसा है? C4 में 3 पौधे आते हैं, ठीक है। C4 पौधे में जो है गन्ना, मक्का और बाजरा आता है, ठीक है। C4 में 3 प्रकार का आता है, तो मक्का भी कैसा है? एक C4 टाइप का पौधा है, ठीक है। C4 होता है, C3 होता है, ये किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि C4 कौन सा C4 पौधा नहीं है, तो 3 याद कर लीजिएगा, ग म क, ठीक है। ग म क से आप याद कर लेंगे, गा से आपका गन्ना हो जाएगा, ठीक है, माँ से मक्का, और का से हो जाएगा आपका गा से गन्ना हो जाएगा, माँ से मक्का हो जाएगा, और गम का बाजरा हो जाएगा, ठीक है। 3 है आपका, ठीक है, गम का बाजार, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मक्का में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है लीफ ब्लाइट, ठीक है। और इसके अलावा मोज़ेक, ये वायरस से होता है, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मक्के की प्रजाति है गंगा 2, गंगा 5, गंगा 1, ठीक है। ये बहुत सारी किस्में हैं, इसमें कोई इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। दक्षिण भारत के लिए रंजीत और दक्कन किस्में उपयुक्त है। दक्षिण भारत कहाँ से शुरू हो जाता है? आपको पता है कि ये जो आपका बिंद श्रेणी जाती है, इसके नर्मदा के दक्षिण साइड में जाएंगे, वहीं से दक्षिण भारत शुरू हो जाता है, वहाँ के लिए रंजीत और दक्कन किस्में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मक्का में ओपाक 2, फ्लोरी 2 पाया जाता है, ठीक है। मक्के में उत्पादन विश्व में, ये मैंने बताया ही था, ठीक है। तीसरे पे ब्राज़ील आता है। मेन जन्म स्थान भी दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? 8वां था, लेकिन अभी 5वां हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सरसों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान राजस्थान, ठीक है, सरसों आ गया, और दूसरा स्थान हरियाणा है, तो ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा। और उत्तर प्रदेश सरसों उत्पादन में आगरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे सरसों की प्रजातियाँ दी हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है, कौन सी इम्पोर्टेंट है? वरुणा, ठीक है, वरुणा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सरसों में होने वाले रोग कौन से हैं? मोयला, झुलसा या सफ़ेद रोली, ठीक है, झुलसा या सफ़ेद रोली। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम युद्ध के दौरान जो है सरसों के तेल के से विनाशकारी गैस का निर्माण किया गया, जिसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना, उसमें मेथेन वाले चैप्टर में आता है मस्टर्ड गैस, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए वरुणा जो है क्यों इम्पॉर्टेंट था, अभी वरुणा मैंने बताया था, ये सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं के लिए उपयुक्त है। ये इसकी वैल्यू बढ़ा देता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। इसके अलावा वरदान और नरेंद्र 85 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वरुणा, ठीक है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। मूंगफली आ गया। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की, ठीक है। आगे चलते हैं। मूंगफली फसल है तो जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उत्पत्ति स्थल इसका कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 स्थान इसके 3
जो अग्रणी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। ठीक है। पेंगिंग इससे जुड़ी एक प्रक्रिया है जो कभी पूछ सकते हैं। पेंगिंग एक बार ये आरओ में आ भी चुका है। ठीक है। मूंगफली की फसल से जुड़ी एक प्रक्रिया है। ठीक है। पेंगिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पेंगिंग। ठीक है। आगे चलते हैं। पेंगिंग जो है वो समझिए सिंचाई का एक माध्यम होता है। सुई के माध्यम से जितना आवश्यकता होता है उतना ही पानी दिया जाता है जड़ों को, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मूंगफली की प्रजातियां कई दिए हैं, तो इसमें ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कीट रोग आप याद रखिएगा, कीट रोग। ठीक है। कीट रोग आप याद रखिएगा और पछेती पर्ण भी याद रखिएगा, ये दोनों आ सकता है। अगेती पर्ण, पछेती पर्ण, कीट रोग, ये तीनों। ठीक है। अरहर आते हैं। अरहर को पोट्स कहते हैं। और क्या है कि इसमें कई हैं। पूसा अगेती इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शारदा नहीं, मुक्ता इम्पोर्टेंट है और खुरगौन, ये तीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? रोग इसमें कौन कौन से हैं? उकटा रोग, बांझपन रोग है ना, कैंकर रोग और पीला मोजैक। ठीक है। पीला मोजैक ये कवक द्वारा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कानपुर में है। ठीक है। चीनी भी यहीं पे है, याद रखिएगा। और NPK का जो होता है 1:2:1, ये रेशियो होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा आप। हाँ, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो NPK इसके लिए इतना हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है। मोटे अनाज के लिए 1:2:4 होता है। कंफर्म करके मैं बता दूंगा आपको कितना होता है। प्रभात सबसे पहले पकने वाली किस्म है। बहार किस्म होती है अरहर की। ठीक है। अरहर उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है। ठीक है। ये 3 हैं। और दलहन में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चना आ गया। ठीक है। चना का जन्म स्थान ये माना जाता है दक्षिण पूर्वी यूरोप। ठीक है। दक्षिण पूर्वी यूरोप माना जाता है और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है। बुआई का समय ये है और इसकी कई किस्में हैं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है। जो होगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक। चने की फसल में लगने वाला रोग कौन सा है? ये उकटा रोग, अंगमारी, झुलसा रोग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? चने में 61.5% कार्बोहाइड्रेट और 21% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं भिगो के खाने में ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है। पकाने पे जितना पकाते हैं उतना ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिज़ोल्व होता है और वो शुगर की मात्रा उतनी बढ़ाता है। ठीक है। चने के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है। अमूमन जो दलहन फसलें हैं उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट प्लेस पे है और सेकंड पे महाराष्ट्र। ठीक है। चने की पत्तियों में हल्की खटास का कारण क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, और ये टमाटर में भी होता है, आपको पता है। ठीक है। इसके अलावा मैलिक एसिड भी होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में चने उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? वो हमीरपुर का है। ठीक है। हमीरपुर याद रखिएगा। और चने की जड़ों में पाई जाती है राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। अगला चलते हैं। ये आता है सूर्यमुखी, सनफ्लावर। ठीक है। अब ये है सूरजमुखी का जन्म स्थल कौन सा है? मैक्सिको है ना, उत्तर अमेरिका। और भारत में सूरजमुखी उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का, याद रखिएगा। ठीक है। कॉफ़ी में भी इसी का फर्स्ट प्लेस है और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है। सूरजमुखी की खेती रबी, खरीफ और तीनों में हो जाता है। ये इस बार आरओ में आया था, है ना। पूछे थे कौन सी फसल साल भर हो सकती है, तो इसमें सूरजमुखी था। ठीक है। अगर आप 2020 का आरओ का पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बीच बीच से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। सूरजमुखी के तेल में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है लाइनोलिक। ठीक है। लाइनोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। और ये किसमें कौन कौन सी हैं? 2 दिए हैं, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चारकोल रॉट कवक द्वारा होता है, उकटा रोग कई में होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सोयाबीन है। सोयाबीन यही पूछते हैं कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है आपका मध्य प्रदेश में। और कभी कभी पूछते हैं कितना इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो 14% से अधिक आपका पाया जाता है इसमें प्रोटीन। ठीक है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन, है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें है दलहन में, देखिए गुजरात दिए हैं, तिलहन में। ठीक है।
दलहन में तो आपका मध्य प्रदेश है। नकदी फसल में कौन कौन सा है? कपास। नकदी फसल आपको पता होगा जो काटने के बाद तुरंत बेचा जाता है, यानी उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखा जा सकता है। जैसे गन्ना है, बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके नहीं रख सकते हैं, तो ये सब नकदी फसलें होती हैं, ठीक है। और इसमें आपका कपास है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन, ये सब आता है, ठीक है। अब गन्ना आता है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान जो है वो न्यू गिनी माना जाता है, ठीक है। और ये कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय आपको पता है ना, कटिबंध डिवाइड किए जाते हैं अक्षांश के हिसाब से, तो उष्णकटिबंधीय आता है कि जो आपका 0 से 30 के बीच में आता है। 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में करेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ये आपका उष्ण में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें, है ना, मतलब इंडिया की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे यूपी आता है, सेकंड में महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे कर्नाटक और फोर्थ पे तमिलनाडु, ठीक है। अगर पर हेक्टेयर की बात करेंगे तो तमिलनाडु आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर देशों की बात करें तो उसमें फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील, सेकंड पे भारत आता है, ठीक है। और अगर चीनी उत्पादन कहेंगे तो चीनी उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है, ब्राज़ील का पहला स्थान है। ऐसे अगर यहाँ इंडिया में कहेंगे तो फर्स्ट प्लेस है इसका यूपी का और सेकंड है महाराष्ट्र का, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर दूँ आप लोग को, ये क्लियर कर दूँ आप लोग को। ये जो है गन्ना अनुसंधान संस्थान जब आएगा, ठीक है, तो ये लखनऊ में है। अगर ये गन्ना अनुसंधान काउंसिल आएगा तो शाहजहाँपुर, और अगर प्रजनन केंद्र आएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये लिखा है ऊपर ना प्रजनन केंद्र, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। इसके बाद है चीनी अनुसंधान, तो ये बताया जा चुका है। गन्ने के बीज को कैपी ऑप्सस कहते हैं, ठीक है। और पायरिल्ला किट गन्ने से संबंधित है। प्रथम ये कहाँ स्थापित किया गया था? चीनी मिल, ये भी पीसीएस में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, ठीक है, देवरिया ज़िले में। आगे चलते हैं। विभिन्न फसलों हेतु जो सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशतता है तो वो 94% देश में सर्वाधिक है, ठीक है। C4 पौधे मैं बता ही चुका हूँ, गम का बाजार है ना, ट्रिक बता दिया था मैंने। और गन्ने में लगने वाला रोग कौन सा है? तो ये मोजाइक रोग, लालधारी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेड रॉट भी कहते हैं, रेड रॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। कपास आ गया। कपास आपको पता है जो रुई होती है ना, वो इसी से प्राप्त होता है, ठीक है। ये काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को हुई रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इस सब की अधिकता होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। काली मिट्टी की खासियत होती है ये। तो ये कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अब ये कहाँ पे पाई जाती है? ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे इसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। सेकंड नंबर पे गुजरात आता है ना, और थर्ड पे आता है तेलंगाना, ठीक है। इसे श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड, ठीक है। कपास भारत का देशज पौधा है, ठीक है। और इसका आप इतिहास देखेंगे तो बहुत पुराना रहा है, 708 ईसा पूर्व से, ठीक है। कपास उत्पादक प्रमुख राज्य चीन और भारत हैं, ठीक है। अब कपास कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ इंडिया में, चाइना में जो कपास पाए जाते हैं वो छोटे रेशे के होते हैं, और जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कुल जो रेशे पाए जाते हैं कपास, वहाँ के रेशे बड़े होते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पर हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में पर हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का, ठीक है। आगे चलते हैं। कपास उत्पादक ये राष्ट्र हो गया भारत और चीन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं, गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। इसकी प्रजातियां हैं देसी श्यामली, सुजाता, सुविन, महालक्ष्मी, ठीक है, प्रताप, कापी, विकास, ठीक है, ये सब हैं। अब अगला है जूट, जिससे कि अब तोड़ या रस्सी बनाते हैं, ठीक है, रस्सी बनाई जाती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, सेकंड नंबर पे बिहार, थर्ड पे असम है। अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से आएगा तो बांग्लादेश में है, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से बांग्लादेश में है। अगला आता है तंबाकू, है ना, तंबाकू आता है। तंबाकू सर्वाधिक ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। इसका शोधन स्थान भी राजमुंदरी में है, ठीक है। अगला है गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। ये टेपिंग क्या शीर्ष कर्तन है ना, तंबाकू के पौधे के ऊपरी वाले 2 पत्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। इससे जो है क्या होता है कि
उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है, बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, इसलिए प्रोसेस की जाती है। तो टेपिंग याद रखिएगा, ठीक है, टोपिंग। और क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग कहते हैं तंबाकू की पत्तियों के सुखाने की प्रक्रिया होती है क्यूरिंग, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा है, कौन सा देश है? चीन है, चाइना, ठीक है। रेशम, रेशम में भारत की 5 किस्में पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलबरी रेशम, ओक टसर, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय टसर, इरी और मूंगा, ठीक है। ये पांचों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर सर्वाधिक उत्पादन कहा जाए कहाँ होता है? कर्नाटक में, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटक शाहतूत रेशम के लिए अग्रणी है, मलबरी रेशम, ठीक है, यहाँ 43% होता है। अगर हम मूंगा रेशम की बात करें तो इसके लिए असम है ना फर्स्ट प्लेस पे आता है, यहाँ पे कितना 91% होता है, ठीक है। और रेशम वस्त्र उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है, सेकंड पे असम आ जाता है, ठीक है। और ये कभी कभी आ जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन में भी और जीएस के क्वेश्चन में भी कि इसका चक्र क्या होता है, सबसे पहले अंडा होता है, फिर इल्ली होता है, प्यूपा होता है, फिर शलभ होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मलबरी के अलावा रेशम के अन्य किस्मों को कहा जाता है वन्या, ठीक है, ये याद रखिएगा, वन्या कहते हैं, ठीक है। अगला है केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और केंद्रीय रेशम बोर्ड भी कर्नाटक में है। और इसके अलावा जो रेशम उत्पादन में चीन जो है प्रथम प्लेस पे है, भारत दूसरे पे है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार दिए हैं और कहाँ उसके प्रमुख क्षेत्र हैं वो दिया है, आप देख सकते हैं। इरी का असम में है, शाहतूती का कर्नाटक में है ना, मूंगा का असम में है, टसर का झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। टसर झारखंड में है, मूंगा जो है असम में है, माँ इसमें भी आ रहा है, माँ उसमें भी आ रहा है, ऐसे याद रखिएगा। और इरी जो है असम में है, ठीक है, इरी मूंगा असम में है, शाहतूती कर्नाटक में है, टसर जो है झारखंड में है। अगला आता है चाय, है ना, चाय का उत्पत्ति जो केंद्र है वो चीन है, ये आप सबको पता है ना। आवश्यक मृदा चाय के लिए कौन सी? लेटेराइट जो मृदा होती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है ये, है ना। और चाय के उत्पादन हेतु जो वर्षा और तापमान चाहिए रहता है 125 से 150, यानी ठीक ठाक बारिश चाहिए, बहुत कम बारिश नहीं चाहिए, ठीक है। और तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, लेकिन कॉफ़ी का नहीं, ठीक है। और इसके बाद चाय संघीय सरकार के नियंत्रण के अधीन है, आपको पता है 3 विषय हैं, है ना, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तो इसमें ये संघीय सरकार के अधीन आता है। और चाय के निर्यातक देश की बात करें तो फर्स्ट प्ले केन्या आता है, ठीक है, केन्या सबसे ज़्यादा जो है निर्यात करता है, ठीक है। चाय उत्पादक प्रमुख राज्य की बात करेंगे तो आपका असम आ जाएगा और पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और चाय की जो किस्म है ये ग्रीन गोल्ड है, ठीक है। गोल्डन राइस आपने पढ़ा था, चावल का था, अरे ग्रीन गोल्ड, ठीक है। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है भारत में 17वीं शताब्दी में लाई गई थी बाबा बुदन द्वारा। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी है, वो भी आप जानते होंगे कर्नाटक में, हाँ, कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाई गई है ना। और इस समय वहाँ पे इसकी खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। अरेबिका, रोबस्टा, ये 3 प्रकार की होती है, मेन 2 है, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है, ये उच्च कोटि की है और ये सर्वाधिक उत्पादित होती है रोबस्टा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में विश्व का जो कुल कॉफ़ी उत्पादन होता है उसमें लगभग 4% आप कह लीजिए इंडिया में होता है, ठीक है, 4% के लगभग यहाँ होता है। जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, 4 देश हैं, ठीक है, 4 प्रदेश हैं। कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा है? अबिसिनिया, ठीक है। कॉफ़ी निर्यात में भारत का योगदान कितना है? 4.5% का, ठीक है। और कॉफ़ी की महत्वपूर्ण किस्में कौन सी है? तो कावेरी है, ठीक है, और कैंटस और पेरिडोनिया, ठीक है, ये 3 हैं। आगे चलते हैं। कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष राष्ट्र, तो प्रथम पे ब्राज़ील है, द्वितीय वियतनाम, तृतीय कोलंबिया, प्रथम याद कर सकते हैं ब्राज़ील, बाकी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। रबड़ जो है, रबड़ की खेती प्रारंभ की गई कहाँ? ये सैलिस परिदर, ठीक है। रबर का मूल स्थान ये है दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, वहाँ से कई फसलें हैं, आपको पता है अमेजन घाटी है वहाँ पे। भारत में रबर उत्पादक राज्य केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, रबड़, ठीक है। पहले ये इतना नहीं होता था, ठीक है, लेकिन केरल में काफ़ी होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी होने लगा है, ठीक है। विश्व के प्रमुख रबड़ उत्पादक देश कौन से हैं? थाईलैंड, इंडोनेशिया,
मलेशिया और भारत। ठीक है, भारत का विश्व में रबर उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा है। ठीक है, भारत विश्व में रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ठीक है, पहला आपका अमेरिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख तत्व है काजू। काजू उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, नारियल उत्पादक में तमिलनाडु, केरल, ये दोनों में पहले तमिलनाडु था लेकिन अभी केरल हो गया ज़्यादा। ठीक है, तो आप फर्स्ट पे केरल को कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और थर्ड पे कर्नाटक। ठीक है, आम उत्पादन में फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे आंध्र, थर्ड पे कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। आम से संबंधित बन सकने वाले प्रमुख प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आम बीज रहित प्रजाति सिंधु है। ठीक है, अल्फांसो आम में पाया जाता है महाराष्ट्र, अल्फांसो आम काफ़ी इंडिया का फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर, मेरठ में होता है। पके आम में निम्न विटामिन कौन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी। मेन इसमें जो आयोग मानता है वो विटामिन ए मानता है। याद रखिएगा आप कि पके फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए आयोग मानता है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप विटामिन ए को ही प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, आगे आम की जो प्रमुख किस्में हैं वो देख लेते हैं। आम्रपाली जो है वो कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। आम्रपाली। मल्लिका जो है ये यहाँ द्वारा डेवलप की गई। देखिए आम्रपाली जो है ये की संकर प्रजाति है इसकी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु जो है ये अल्फांसो और इसकी प्रजाति है, अल्फांसो और रत्ना की। ठीक है, आगे चलते हैं। अरुणिका आम्रपाली और वनराज की है। निरंजन बेमौसमी किस्म है। लंगड़ा विटामिन सी से प्रचुर है। ठीक है, अब ये स्पेशली पूछ लेंगे तो आप यही लगाएंगे ना कि विटामिन ए लगाएंगे, लेकिन नॉर्मली पका आम पूछेंगे तो आप विटामिन ए लगाएंगे। नीलम दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है। ठीक है, केसर जो है ये कैसी है? आम की किस्म है। गुलाब खास आम की किस्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। आम में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ये मेन कौन कौन से रोग हैं? गुच्छा है ना, मिलीबाग और स्पंजीयोतक। ठीक है, 3 है और ये सबसे हानिकारक कीट है मिलीबाग, जो बाग में मिलता है आम से और फसल नष्ट कर देता है। ठीक है, कुल फल उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कुल फल उत्पादक में। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट। लीची उत्पादक राज्य में कौन सा है? बिहार है ना। यहाँ की शाही लीची जो है आपको पता होगा, जो यहाँ की शाही लीची है उसे जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। आलू उत्पादक राज्य की बात करें तो फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे बिहार। और कुल सब्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है फर्स्ट पेज पे, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, एक हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पे सब्जी उत्पादक में पश्चिम बंगाल आता है, सेकंड पे आपका यूपी आता है और थर्ड पे आपका बिहार आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और सेकंड में मध्य प्रदेश, थर्ड पे कर्नाटक। ठीक है, चौथा आता है मसाला उत्पादक। ठीक है, मसाला उत्पादक में सबसे ज़्यादा मसाला जो है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। ठीक है, लेकिन अगर मसालों का बगीचा पूछेंगे, मसालों का बाग, तो आपका केरल होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये याद रखिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अब ये कई लोग पूर्वाग्रह में यही चीज़ लगा देते हैं, मसालों का बाग जो है पूछते हैं तो ये लगाएं, ठीक है, लेकिन मसाला उत्पादन अग्रणी राज्य पूछते हैं तब भी वही लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आपका सेकंड चैप्टर है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसे आप ना समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, और जहाँ जहाँ अगर आपको लगे कि किसी एक टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप बताइएगा, उसे दोबारा से ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।